गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, सभी का गुड इवनिंग स्वीकार है। कैसे हो? ठीक, ओके। देखो प्यारे दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अगले टॉपिक का। वह है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है? देखो, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन ए मिनट। एक मिनट में हृदय के द्वारा जितना ब्लड फेंका जाता है वह क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट। द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट is simply the amount of blood pumped by the heart in a minute। एक मिनट में हृदय के द्वारा जितना ब्लड पंप किया जाता है वह क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट कहलाता है। अब कार्डियक आउट क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की बात करूं तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम देखो, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्ड बाय द वेंट्रिकल्स। किसके द्वारा? वेंट्रिकल्स के अंदर डायस्टोल की जो प्रोसेस के द्वारा जितना ब्लड फिल होता है या वेंट्रिकल्स के अंदर जितना ब्लड आता है उसको क्या बोलते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड in a ventricle by ventricular diastole या टोटल filling of blood in the ventricle by ventricle डायस्टोल। भाई वेंट्रिकल्स का जब डायस्टोल होता है तब कितना ब्लड है जो वेंट्रिकल्स के अंदर बढ़ता है? तो एंड डायस्टोलिक जो वॉल्यूम है वह कितना होता है? 120 ml। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वह कितना होता है? 120 ml। कितना होता है दोस्तों? 120 ml। वाह सुरेंद्र, वाह। देखो, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सेकेंड है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम।
अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? देखो दोस्तों, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में जो ब्लड जो रिमेनिंग रहता है उसको क्या बोलते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। देखो, रेस्ट ऑफ ब्लड, रेस्ट ऑफ ब्लड आफ्टर आफ्टर ventricular systole, rest of the blood after ventricular systole known as एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या कहलाता है? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहलाता है। अब प्यारे दोस्तों, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना है? नॉर्मल एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना है? 500 ml। नॉर्मल एंड जो सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है होता है? 50 ml, नॉट ए 500 ml, ओनली 50 ml। कितना? 50 ml। अब देखो, कार्डियक आउटपुट, अब कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अगर हमें पेशेंट का कार्डियक आउटपुट निकालना है तो उस पेशेंट का हमें क्या है? हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम होना चाहिए और हार्ट रेट हमारे पास होना चाहिए। दोनों की मदद से हम क्या इसका कार्डियक आउटपुट निकाल लेंगे। अब लिखिए स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि हार्ट के एक बीट के दौरान जितना ब्लड पंप होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो, pumped by the heart in each beat, the blood out from the heart। अगर हार्ट से एक बार बीट करने के दौरान जितना ब्लड बाहर की तरफ आता है या जितना एक बीट के दौरान हार्ट जितना पंप करता है या जितना ब्लड बाहर निकालता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? देखो, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना निकल के आया? 120 ml। और सिस्टोलिक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना? 50 ml। कितना ml? 50 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना निकल के आया? 120 में से 50 गए तो 70 ml। तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कितना निकल के आया? 70 ml निकल के आया। निकल के आया कि नहीं निकल के आया? निकल के आया सर। थैंक यू सुमित, थैंक यू।
देखिए कार्डियक आउटपुट, अब कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा कितना निकल के आया? 70 ml। और नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? 72 BPM, 72 बीट पर मिनट। अब इसका मल्टीप्लाई करो, इसका गुणा करो, कितना निकल के आता है? 540 ml। देखो 72 70, ठीक है, 0 0 और 14 15, 0 4 5 0। ओके ओके। तो हमारा कार्डियक आउटपुट कितना निकल के आया? 5 लीटर। कार्डियक आउटपुट बराबर 5 लीटर है कि नहीं? अब ब्लड प्रेशर, अगला टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर देखो, ब्लड प्रेशर क्या है? अगर हार्ट द्वारा ब्लड के वाल्स के ऊपर जो ब्लड पंप्ड होता है, अब उस पंपिंग के बाद में जितना वाल्स के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको ही क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इट इज द एक्सर्ट ऑफ ब्लड to the wall, to the wall of blood vessel। ब्लड की जो वेसल्स के ऊपर पंप के दौरान जितना प्रेशर क्रिएट होता है वह क्या ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब ब्लड प्रेशर भी दो प्रकार से होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कौन सा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये नॉर्मल कितना होता है? 120 mm of Hg। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80 mm of Hg। कितना? 80 mm। अब इनसे निकल के आता है एक पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना? 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना? 80। तो हमारे पास में जो पल्स प्रेशर हमारे पास में पल्स प्रेशर कितना निकल के आया? 40 mm ऑफ Hg। कितना? 40 mm ऑफ Hg।
अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो ब्लड के जो प्रेशर है उसको प्रभावित करते हैं? राहुल राहुल तो पंचायती करने आता है, पंचायती करने आता है। हाँ, चुनाव लड़ना है इसको। देखो, फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कौन कौन से जो कारक है जो प्रभावित करते हैं, उसके अंदर एक निकल के आता है कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है वो जो ब्लड प्रेशर को क्या है प्रभावित करते हैं। कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल कौन प्रभावित करता है? कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस, चेंज इन द बॉडी एक्टिविटी, चेंज इन बॉडी एक्टिविटी, बॉडी की जो एक्टिविटी है और पोजीशन, बॉडी की एक्टिविटी भी उसको क्या है प्रभावित कर रही है। बॉडी की जो पोजीशन है वो भी क्या है कार्डियक आउटपुट को रेगुलेटरी मैकेनिज्म, बॉडी की जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो भी क्या है फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को क्या करती है प्रभावित कर रही है। देखिए, अगर इंक्रीज हो जाता है हमारा, इंक्रीज पेरीफेरल रेजिस्टेंस, अगर पेरीफेरल रेजिस्टेंस क्या है बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट, दूसरा क्या है कार्डियक आउटपुट, ब्लड वॉल्यूम, ये तीनों के तीनों ही क्या करता है, अगर पेरीफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारा जो ब्लड का प्रेशर क्या है इंक्रीज बीपी, जो ब्लड का प्रेशर क्या होता है बढ़ता है। अगर पेरीफेरल रेजिस्टेंस क्या है कम होता है घटता है, डिक्रीज पेरीफेरल रेजिस्टेंस, अगर पेरीफेरल जो रेजिस्टेंस है वह कम होता है तो कार्डियक आउटपुट,
कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा, और ब्लड का जो वॉल्यूम है वह भी क्या होगा, कम होगा। इसकी वजह से जो डिक्रीज बीपी, जो ब्लड का प्रेशर क्या है, कम होगा। अब भगवान ने कुछ मैकेनिज्म और हमारे शरीर में दिए हैं। वह मैकेनिज्म ये है कि ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो उसको कम करता है, और उस मैकेनिज्म के अंदर दिया है बेरो रिसेप्टर एंड कीमो रिसेप्टर। देखो, अब ये मैकेनिज्म उस तरह से कार्य करती है कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है। अगर ब्लड प्रेशर को शॉर्ट टर्म रेगुलेशन कंट्रोल करना है और ब्लड को लॉन्ग टर्म कंट्रोल करना है, देखो शॉर्ट टर्म ब्लड रेगुलेशन या ब्लड कंट्रोल, शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर कंट्रोल। अगर ब्लड के जो प्रेशर को शॉर्ट टर्म के लिए कंट्रोल करना है तो उसके अंदर पहला नाम निकल के आता है बेरो रिसेप्टर। कौन सा निकल के आता है, बेरो रिसेप्टर। और इसके अंदर आता है दूसरा है कीमो रिसेप्टर। कौन सा, कीमो रिसेप्टर। और रेगुलेटरी हार्मोन, और कौन सा निकल के आता है, रेगुलेटरी। और ब्लड प्रेशर को लॉन्ग टाइम जो कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम ब्लड प्रेशर कंट्रोल। इसके अंदर निकल के आता है एक ब्लड का जो वॉल्यूम और रॉ सिस्टम, ब्लड वॉल्यूम और रॉ सिस्टम किसका, बाय द किडनी। इनको कंट्रोल लॉन्ग टर्म जो कंट्रोल करती है, वह कौन कंट्रोल करती है, लॉन्ग टर्म कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार पर्सन कौन है, किडनी जिम्मेदार है। शॉर्ट टर्म अगर कंट्रोल होता है तो बेरो रिसेप्टर कंट्रोल करता है, कीमो रिसेप्टर कंट्रोल करता है, और रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं, ये मिलके किसको, शॉर्ट टर्म के लिए ब्लड प्रेशर को क्या है, कंट्रोल करते हैं। लॉन्ग टर्म की बात आती है तो किडनी कंट्रोल करती है, किसके द्वारा, ब्लड वॉल्यूम और रॉ सिस्टम के द्वारा कंट्रोल करती है। अब ये पहला शॉर्ट टर्म कंट्रोल, जिसमें एक नाम निकल के आता है बेरो रिसेप्टर। क्या है,
बेरो रिसेप्टर। अब ये बेरो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है इसके बारे में कार्डियोवास्कुलर सेंटर, वास्कुलर सेंटर। और कार्डियोवास्कुलर सेंटर कौन सा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन सा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कार्डियोवास्कुलर सेंटर कौन सा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब कार्डियोवास्कुलर सेंटर के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा, कार्डियोवास्कुलर सेंटर के अंदर हमारा निकल के आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब बेरो रिसेप्टर कहाँ? आर्च ऑफ एवरोटा। ये बेरो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आर्च ऑफ एवरोटा। कहाँ पे? का आर्च ऑफ एवरोटा एंड कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस, आर्च ऑफ एवरोटा एंड कैरोटिड साइनस के पास में क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज द आर्च ऑफ एवरोटा एंड ठीक है। रिसेप्टर साइट, क्या ये? रिसेप्टर साइट। एवरोटा, एवरोटा। देखो इट इज प्रेजेंट एट कहाँ पे? आर्च ऑफ एवरोटा एंड कैरोटिड, कहाँ पे? आर्च ऑफ एवरोटा और कहाँ पे? सेकेंडरी टू कैरोटिड साइनस के पास में क्या है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। इट वर्क इंक्रीज ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तब भी ये काम करता है।
डिक्रीज ब्लड प्रेशर, तब भी ये काम करता है। नेक्स्ट, जो बेरो रिसेप्टर हैं वह कब एक्टिवेशन होता है? बेरो रिसेप्टर आर एक्टिवेट when change the blood pressure, when change the blood vessel pressure, it is a nerve ending, या ये क्या है? ये there are a nerve ending है। ये क्या है? नर्व हैंडिंग है। जब ब्लड के अंदर प्रेशर को चेंज करता है तब ये एक्टिवेशन होता है। अब ये अपना जो किसको इम्पल्सेस भेजता है? इट स्टिमुलेट कार्डियोवास्कुलर सेंटर। कार्डियोवास्कुलर सेंटर में भी किसको? मेडुला ऑम्लोगेटा। अब मेडुला ऑम्लोगेटा क्या करता है? 2 टाइप की ऑफ एक्टिविटीज करवाता है। पहला सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरा सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करवाता है? ये पैरासिम्पैथेटिक। अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज है, अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज होती है HR हार्ट रेट क्या डाउन हुई? हार्ट रेट। दूसरे क्या हुआ? डिक्रीज हो रहा है कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा क्या डिक्रीज हुआ? कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन भी क्या है? डिक्रीज। और सिंपैथेटिक में स्लो कर देता है हार्ट रेट को स्लो कर देता है। अब समझिए, देखो अगर जो ब्लड का प्रेशर है, अगर BP बढ़ती है, क्या बढ़ती है? ब्लड का प्रेशर बढ़ा। दूसरा, बेरो रिसेप्टर इंक्रीज बेरो रिसेप्टर। अगर ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो बेरो रिसेप्टर क्या है? बढ़े। बेरो रिसेप्टर क्या करते हैं? बढ़ते हैं। अब बेरो रिसेप्टर बढ़े तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व का बेरो रिसेप्टर की जो अब पैरा इंक्रीज, इससे क्या होंगे? इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो हार्ट रेट क्या है? घटती है। क्या है? हार्ट रेट
डिक्रीज, डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज कौन हुआ, फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन भी क्या है, कम हुआ। डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, क्या हुई, डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है तो यहाँ क्या होता है, वेजो डायलेशन होता है, वेसल्स क्या होती है, डायलेट होती है, वेजो डायलेशन। अगर वेसल्स डायलेट होती है तो हार्ट रेट क्या, ब्लड का प्रेशर क्या होता है, डाउन होता है। अगर वेजो डायलेशन क्या करवाता है, डिक्रीज करवाता है ब्लड प्रेशर। बीपी को क्या करवाता है, ये डाउन करवाता है। वेजो डायलेशंस ब्लड प्रेशर को क्या करवाता है, डाउन करवाता है। देखिए बेरो रिसेप्टर क्या है, अगर ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो बेरो रिसेप्टर क्या है, बढ़ता है, एक्टिवेशन या बेरो रिसेप्टर की जो एक्टिविटी क्या है, बढ़ी। ये स्टिमुलेशंस किसको दे रहा है, ये स्टिमुलेशंस भेज रहा है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा को। वहाँ से जो पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा हार्ट एचआर को क्या करता है, डिक्रीज करता है, फोर्स ऑफ सीसी को क्या करता है, डाउन करवाता है। डिक्रीज और द्वितीयक सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन भेजता है वह सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन स्लो वाले। अब ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करता है, वेजो डायलेशन करता है, वेजो डायलेट के ब्लड का जो प्रेशर क्या है, डाउन होता है। अगर ब्लड का जो प्रेशर है वह डाउन है, क्या है, बीपी क्या है, डाउन है, डिक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर क्या है, डिक्रीज है। डिक्रीज बेरो रिसेप्टर है और डिक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी भी क्या है, डिक्रीज। अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या है, डिक्रीज है, इंक्रीज हार्ट रेट, एचआर बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। अगर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन क्या है, बढ़े हुए हैं, इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या है, बढ़ी हुई मिलती है तो क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या कराता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर।
रख लो। तुम्हारा नाम बेरो रिसेप्टर रख लो, मैंने इसका नाम कीमो रिसेप्टर रख लो। कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर भी कहाँ प्रेजेंट होता है? एवरोटिक और कैरोटिक बॉडीज के अंदर। इट इज प्रेजेंट एवरोटिक bodies and carotid it is present erotic bodies and carotic bodies. Erotic bodies are chemoreceptor is work on the respirations. It work on respiratory या रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज पे। सेकेंडरी, इट इज वर्क ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ब्लड CO2, ब्लड ऑक्सीजन CO2 and O2 and blood pH and blood pH. कैसे? H+ आयन, CO2 और O2 दोनों डाउन होते हैं। क्या होता है? या दोनों बढ़ते हैं और ये क्या होती है? डाउन होती है। तो BP बढ़ेगा। और द्वितीयक H+ आयन, CO2 दोनों क्या होता है? डाउन होता है और O2 बढ़ता है। डिक्रीज BP, इंक्रीज BP। कैसे? देखिए, हमारा H+ आयंस क्या है? इंक्रीज, CO2 बढ़ रहा है
और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, घट रहा है। यहां से क्या है, एक्टिवेशंस होंगे कौन, कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर। अभी ये कीमो रिसेप्टर किसको अपना क्या स्टिमुलेशन भेजेंगे, सीबीसी को, कार्डियोवास्कुलर सेंटर को, कार्डियोवास्कुलर सेंटर को। अभी ये कार्डियोवास्कुलर सेंटर क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज हार्ट रेट और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम। अब ये सारे के सारे क्या होता है, बढ़ता है, तो इंक्रीज बीपी। ब्लड का प्रेशर क्या है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अगर CO2 डाउन, ठीक है, H+ आयन बढ़ रहा है, O2 बढ़ रहा है, यहां भी क्या एक्टिवेशन होगा, कीमो रिसेप्टर। अभी कीमो रिसेप्टर किसको, कार्डियोवास्कुलर सेंटर ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा को, कार्डियोवास्कुलर सेंटर सीबीसी को स्टिमुलेशन भेजेगा। अगर सीबीसी को इसने स्टिमुलेशन भेजा तो हमारा डिक्रीज हुआ स्ट्रोक वॉल्यूम, डिक्रीज हुआ HR, डिक्रीज हुआ ब्लड वॉल्यूम। क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज बीपी। बीपी डाउन हुई कि नहीं हुई, बीपी बढ़ी, बीपी डाउन हुई। अब लॉन्ग टर्म कंट्रोल ब्लड प्रेशर को, अगर ब्लड प्रेशर को क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रोल है, लॉन्ग टर्म कंट्रोल ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड के जो प्रेशर है उस प्रेशर को लॉन्ग टाइम के लिए कंट्रोल करना है तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर रास सिस्टम काम करता है। कौन सा सिस्टम, रास सिस्टम, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। देखो अगर एंजियोटेंसिनोजन है
ये कहाँ से, लीवर से क्या आता है, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से, रेनिन से, लीवर से। लीवर से क्या आ रहा है, एंजियोटेंसिनोजन आ रहा है। अब एंजियोटेंसिनोजन है, अब ये एंजियोटेंसिनोजन किसके अंदर कन्वर्ट करना है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर, रेनिन। किडनी क्या निकालती है, रेनिन को निकालती है। अब रेनिन कहाँ से निकलता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑफ नेफ्रॉन से क्या निकालती है, ये किडनी रेनिन को निकालती है। अभी एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कौन कन्वर्ट करता है, रेनिन कराता है। तो एंजियोटेंसिन किसके अंदर, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। अगर एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट करता है, क्या, एंजियोटेंसिन सेकंड। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कौन कराता है, ACE। कौन कन्वर्ट करा रहा है, ACE। अब ACE क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजाइम। अभी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये एंजाइम कहाँ से निकलता है, ये निकलता है लंग्स के अंदर। कहाँ से, लंग्स के अंदर दो तरह की सेल प्रेजेंट होती है, न्यूमोसिस्टिक सेल फर्स्ट एंड न्यूमोसिस्टिक सेल सेकंड। न्यूमोसिस्टिक सेल फर्स्ट है, जो रेस्पॉन्सिबल किसके अंदर होता है, रेस्पिरेटरी जो गैसेज है उसको एक्सचेंज कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल बंदा होता है, न्यूमोसिस्टिक सेल फर्स्ट है। और न्यूमोसिस्टिक जो सेल सेकंड होती है वह लंग्स को, एल्बुलाई को कोलैप्स होने से क्या होता है, प्रिवेंट करती है। अगर एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट करता है कौन, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यहाँ दो तरह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। एक तो एंजियोटेंसिन सेकंड है, डायरेक्ट किसके ऊपर काम करता है, आर्टरीज के ऊपर काम करता है, आर्टरीज के। अगर डायरेक्ट आर्टरीज के ऊपर वर्क करता है तो वहाँ की ब्लड की जो वेसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, या वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और यही वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या काम करता है, ब्लड के प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज BP। ये क्या काम करता है, ब्लड के प्रेशर को बढ़ाता है। एंजियोटेंसिन सेकंड है, दूसरी बात, एंजियोटेंसिन सेकंड किसके ऊपर काम करता है, सुप्रारेनल के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर, सुप्रारेनल। और ये सुप्रारेनल क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, सुप्रारेनल एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब सुप्रारेनल या एड्रिनल कॉर्टेक्स है, अब सुप्रारेनल या एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, सिक्रेशंस करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन का। कौन सा हार्मोन निकालती है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अब ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या है, ये वर्क करता है किडनी के ट्यूबुल्स के ऊपर। ट्यूबुल, अगर ये किडनी के जो ट्यूबुल्स के ऊपर काम करता है, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन है जो किडनी के ट्यूबुल्स के ऊपर काम करता है,
तो ये रीअब्जॉर्प्शन किसका, सोडियम और वाटर का, तो क्या करता है ये रीअब्जॉर्प्शन करता है और वहाँ से पोटेशियम को बाहर निकालने का काम करता है। क्या करता है, इट रीअब्जॉर्प्शंस सोडियम एंड वाटर का, और द्वितीयक वर्क करता है ये एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, किसका, पोटेशियम का। अगर पोटेशियम का एक्सक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन सोडियम एंड वाटर का, अगर सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ तो ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। ब्लड के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा सर। अब ये क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा, और ब्लड प्रेशर क्या है, फ्लैक्चुएट होगा, फ्लैक्चुएट होकर ब्लड प्रेशर क्या है, भी बढ़ेगा। कैसे दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए ब्लड के जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करना है, ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करना है, उसके अंदर 2% की महत्वपूर्ण भूमिका, ब्लड वॉल्यूम को निकालना और ब्लड के वॉल्यूम को रोकना। या देखो, अगर लीवर क्या करता है, लीवर लॉन्ग टर्म के अंदर है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है। अभी ये एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के अंदर जो हमारा जो लीवर है वह क्या निकालता है, एंजियोटेंसिनोजन निकालता है। ये एंजियोटेंसिनोजन को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसके अंदर, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। ये कौन कन्वर्ट कर रहा है, रेनिन कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर एंजियोटेंसिन फर्स्ट को हमें कन्वर्ट करना है एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर, अभी एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कौन करा रहा है, ये करवा रहा है हमारा एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस एंजाइम की मदद से ये फर्स्ट सेकंड के अंदर कन्वर्ट। अब एंजियोटेंसिन सेकंड दो तरह से ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल कर, पहला ये डायरेक्ट ब्लड की जो वेसल्स के ऊपर काम कर रहा है, और सेकेंडरी ये है सुप्रारेनल और एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर। अगर ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा, यहाँ एक्ट करने के बाद में क्या है, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको सिक्रेट करेगा। सिक्रेशन करने के बाद में यहाँ से क्या है, एल्डोस्टेरोन निकला, कहाँ से निकला, एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या निकला, एड्रिनल हार्मोन या एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जब किडनी की ट्यूबुल्स के ऊपर काम करता है तो दो चीज़ों को तो ये अंदर वापस से ले लेता है। इसमें पहला सोडियम को लिया इसने, दूसरा किसको लिया इसने, वाटर को लिया, और इसने पोटेशियम को बाहर निकाल दिया। ये दूसरी तरह से काम करता है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह भी इसका काम हुआ। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह ऐसे काम हुआ कि उसने पोटेशियम को बाहर निकाल दिया और सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइपरनेट्रेमिया और हाइपरवोलेमिया की तरह, और हाइपोकैलेमिया हुआ कि नहीं हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ा।
बहुत मज़ा आया। थैंक यू। तो थैंक यू प्यारे दोस्तों, समय की सीमाएं हुई समाप्त। थैंक यू।